हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं पुलकित मित्तल। वेलकम पुलकित, वेलकम टू गेट एंड टेक। हेलो सर, थैंक यू। या तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, फिर आपकी बढ़िया जर्नी कवर करेंगे और आईआईटी गुवाहाटी का एक्सपीरियंस सारा कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्टली हेलो एवरीवन। मेरा नाम पुलकित मित्तल है और मैंने अभी गेट 2024 में दिया था। मेरी उसमें AI 288 आई थी एंड मैं 2024 पास आउट हूँ। अभी मैं करंटली अपना एमटेक परस्यू कर रहा हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट सेमेस्टर अभी कंप्लीट कर चुका हूँ IIT गुवाहाटी से। हम्म। तो बस थैंक यू मुझे बुलाने के लिए सर यहाँ पे। बिल्कुल, ये आप सबका ही प्लेटफॉर्म है तो ऐसे इनवाइट करते रहेंगे और लोगों को भी। तो आपके मन में ऐसा कब आया कि मतलब मेरे को गेट करना ही है ना, यार प्लेसमेंट्स की तरफ ना जाके। मेरा मैंने अपनी गेट प्रिपरेशन फर्स्टली आई थिंक सेकेंड ईयर के एंड में शुरू करी थी, पर मैंने वहाँ पे भी मैंने लाइव क्लासेस ही ली थी इस एकेडमी की। पर हम्म। मैंने मेन प्रिपरेशन अपनी गेट 2023 के बाद ही शुरू करी थी, क्योंकि मैंने अभी गेट 2023 दे दिया था ऐसे ही बिना किसी प्रिपरेशन के। उसके बाद ही मुझे लाइक थोड़ा लेवल का उसको आइडिया हो, उसके बाद ही मैंने फुल प्रिपरेशन शुरू करी। तो मैंने एक साल पहले ही मोस्टली अपनी अच्छी तैयारी शुरू करी थी गेट के लिए। हम्म। और एस एकेडमी में कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर आपका? मेरा इस एकेडमी में अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने उनका लाइव कोर्स ज्वाइन करा हुआ था, जिसकी उनकी 2 आवर्स की क्लास होती है रोज, मतलब हम्म 6 डेज अ वीक। एंड संडेज को उनकी 7 आवर्स की क्लास होती थी। तो हम्म उनकी लाइव क्लासेस तो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने काफ़ी लाइक ब्रीफ में अच्छे तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब कुछ कवर कर ली थी, rather देन बहुत ज़्यादा डीप जाके। तो हम्म वो मेरे सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने में उसने काफ़ी मेरी हेल्प करी। और वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस वगैरह के लिए एक्स्ट्रा कुछ देती थी मटेरियल? हाँ, उनके काफ़ी मटेरियल्स थे, पर फ्रैंकली मैंने इतना उनके मटेरियल्स को फॉलो नहीं करा। मैंने मोस्टली PYQs एंड टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी। तो टेस्ट सीरीज में मैं उनका एक तो ए स्कीम में देता था एंड एक गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज थी। तो हम्म वो मैंने जुडिशियसली दी है। उसके अलावा मैं सिर्फ PYQs एंड क्लास नोट्स ही करता था। मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं करा था मैंने अपने टाइम में। हम्म। तो जो आपने 2023 का जो अटेम्प्ट दिया उसमें भी आपने एस के नोट्स से ही पढ़ा या फिर कहीं और से कोचिंग वगैरह लिया था इस टाइम? अ, उस टाइम तक मेरे सिर्फ ए से ही पढ़ रहा था मैं, पर मेरे सिर्फ एक दो सब्जेक्ट्स ही कंप्लीट हुए थे उस टाइम, तो क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन करा था। तो हम्म उतना मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ नहीं दिया था। वो बस मैंने कि बस एक पैटर्न समझने के लिए and कैसे एग्जाम होते हैं, मैंने उसके लिए दिया था। पर हम्म मेरी मेन प्रिपरेशन मेरी गेट 2023 के बाद ही हुई थी। बिल्कुल। तो 23 में फिर आपने मतलब सेल्फ स्टडी प्रिपेयर किया था या फिर कुछ और कोचिंग से, यूट्यूब से? मेरी आज तक कुछ प्रिपरेशन थी नहीं, मेरी ज़्यादा रैंक भी नहीं आई थी उसमें। मेरी बस जस्ट क्वालिफाई हुआ था मैं उसमें, मेरी 8000 के राउंड कुछ रैंक आई थी। तो हम्म वो मैंने एक सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करा था उसके लिए, जो मेरा इसमें हुआ था वो मैंने उनके नोट्स से प्रिपेयर करा था। और मैंने सेल्फ स्टडी तो आज सच नहीं करी, मैंने सिर्फ और सिर्फ नोट्स से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके। और जो फिर आपका ये रिसेंट अटेम्प्ट था 2024, जो कि आपका एकदम रैंक बहुत ही अच्छा आया है इसमें मतलब आपने कितना बताया 2023 वाले में? 8000 प्लस कुछ थी। ओ, 8,000 से एकदम मतलब 200, 2008, सॉरी, 288, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत हाँ। बड़ा जंप है। वो क्योंकि मैंने फ्रैंकली प्रिपरेशन पूरी एक साल में करी थी अपनी पूरी। हम्म। तो जो 2024 का आपका अटेम्प्ट है, ये मेन अटेम्प्ट मतलब एक ये रीसेंट अटेम्प्ट रहा, तो इसमें आपने क्या अलग किया, मतलब क्या एक्स्ट्रा किया और कितने सब्जेक्ट्स और कहाँ कहाँ से प्रिपेयर किया ये? मैंने फ्रैंकली सारा जो भी प्रिपेयर करा था वो मैंने इस एकेडमी से करा था। मैंने सिर्फ जो एक टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा ली थी गो क्लासेस की, पर बाकी A to Z मैंने इस एकेडमी से प्रिपेयर करा था। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि मैं शुरू में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट करता था, उसके PYQs करता था, देन टेस्ट देता था। एंड हम्म सर्कुलरली मैं 20-21 डेज के अंदर एक ही सब्जेक्ट में रिवाइज करते रहता था। तो यही मैंने एक साल पूरा करा है। और एंड में जाके मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया है। तो हम्म। इसके अलावा मैंने बस यही एक साल ऑन रिपीट करते रहा हूँ एंड इसकी वजह से मुझे ठीक रिजल्ट्स मिल गए एंड में। हाँ, तो ये जो आपने रिपीट किया तो ऐसे ही लगा यार क्या बोरिंग काम कर रहा हूँ मैं कभी कभी। हाँ, फ्रैंकली बीच में काफ़ी वो मोनोटोनस और बोरिंग सा हो गया था कि मैं सेम चीज़ें बार बार। मुझे याद है कि एंड तक आते आते मुझे अपने नोट्स के एक एक वर्ड याद हो गया था कि इस पेज पे हम्म मैंने ये वाला वर्ड लिखा है, क्योंकि मैं इतनी बार वो सेम चीज़ पढ़ चुका था। पर हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मैं नोट्स ही नहीं पढ़ूंगा फिर कुछ पॉइंट नहीं होगा कि प्रिपरेशन का। तो वो बोरिंग होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा बोरिंग नहीं होता, पर इम्पोर्टेंट है, वो तो करना पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, इम्पोर्टेंट तो है वो। ऐसा सरकास्टिक वे में कहा है मैंने कि बोरिंग नहीं लगा, बट हाँ,
ऑब्वियसली काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब हम टेस्ट कब दें, हम पीवाईक्यू कब लगाएं। तो कुछ थोड़ा स्पेसिफिक और थोड़ा डिटेल में बता सकते हो कि जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाते थे, उसके बाद टेस्ट देते थे, समथिंग। तो जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता था, फर्स्ट चीज मेरी थी कि मुझे पीवाई क्यूज कंप्लीट करने हैं। और जो भी यूजुअली सारी टेस्ट सीरीज होती है उसके अंदर एक सेक्शन होता है कि सब्जेक्ट वाइज होता है, टॉपिक वाइज होता है, सब्जेक्ट वाइज होते हैं, देन फुल लेंथ होता है। तो हम्म हर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद मैं सबसे पहले पीवाई क्यूज करता था। उसके बाद हम्म उनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था। और ये पैरेलली मेरा तभी सब्जेक्ट कंप्लीट मानता था जब मेरे ये दोनों चीज़ें विद सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। हम्म तो तभी ये मेरा यही सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने यही करे, और एंड में जाके मैंने फुल लेंथ टेस्ट मैंने अक्टूबर नवंबर से देने शुरू करे थे। बिल्कुल। और जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह आप देते थे वो सारे टेस्ट दिए थे या फिर कुछ छोड़ देते थे बीच में कि चलो ये तो आ रहा है अपना? मैंने पहले शुरू में मुझे इतना आइडिया नहीं था गो क्लास की टेस्ट सीरीज का, तो मैंने एस की टेस्ट सीरीज दी थी। एंड हम्म उनके जो टेस्ट थे वो बहुत ही इजी थे। वो लाइक गेट लेवल के भी नहीं थे, वो काफ़ी उससे इजी थे। तो हम्म उसके तो मैंने सारे दिए थे। और फुल लेंथ टेस्ट मैंने गो क्लासेस से सारे दिए थे, तो उसमें तो मैंने कोई नहीं छोड़े। थोड़े हम्म मैंने मिक्स वाले टेस्ट नहीं दिए थे। बट उसके अलावा मैंने सब्जेक्ट एंड फुल लेंथ मैंने सारे दिए। बिल्कुल। और तो एस की टेस्ट सीरीज मतलब वो उतना लेवल अच्छा नहीं है इसका, है ना? मतलब सर्टेनली थोड़ा नहीं, फ्रैंकली एस की टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है। उनकी टीचिंग एंड उनकी लाइक जो टीचर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। पर हम्म उनकी टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी नहीं है एस की कंप्यूटर साइंस के लिए। तो हम्म उसके लिए गो क्लासेस ही मैं प्रेफर करता था हमेशा। बिल्कुल। और टेस्ट वगैरह जब आप देते थे तो कैसे एनालिसिस करते थे और क्या क्या मतलब चीज़ें ध्यान में रखते थे कि जो कि एक इम्पोर्टेंट, मतलब टेस्ट से हम क्या सीख रहे हैं बेसिकली? कई लोग ये सोचते हैं ना, अभी भी जैसे अराउंड 20 दिसंबर है आज, तो सोचते हैं यार नंबर नहीं आ रहे हैं ना। तो आपके साथ भी कभी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं कि मतलब कभी लगा यार नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या करूं मैं? ये नंबर का तो लास्ट तक रहा था कि कभी टेस्ट में अच्छे आ जाते थे, कभी बुरे आ जाते थे, कभी हम्म डिसेंट होते थे। हम्म पर मैंने फ्रैंकली एंड तक आते थे क्योंकि मैंने इतने सारे टेस्ट देते थे, तो मुझे नंबर से इतना इशू नहीं हो रहा था फिर। मेरा मेन था कि मैं गलतियाँ कहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसको लिए मैं तीन ब्रैकेट्स बनाए हुए थे। एक तो फर्स्ट था कि जो सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ वो हम्म मैं तभी इम्प्रूव कर सकता था जितने मैं ज़्यादा टेस्ट दूँ। और हम्म एंड में वो तब भी मेरे गेट में जाके हुई सिली मिस्टेक्स। हम्म पर धीरे धीरे वो ज़्यादा होती है अगर मैं प्रिपरे ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन ना करता। हम्म एंड सेकंड वाला होता था कंसेप्चुअल वाले जो एरर्स आ रहे हैं एनालिसिस के टाइम। तो हम्म उसके लिए मैं देखता था कि क्या तो मुझे कोई टॉपिक भूल चुका हूँ मैं, या तो मैं उसको टॉपिक को ढंग से समझा नहीं। तो मैं उस हम्म टॉपिक को रिविजिट करता था। एंड थर्ड होता था वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो टाइम मैनेजमेंट वाले वही वैसे इनका एक ही तरीके है कि जितने मैं टेस्ट दूँ टाइमली मैनर में एंड टाइम बेस्ड टेस्ट दूँ, तो हम्म उसी से वो इम्प्रूव हो गए। तो इन तीनों चीज़ों पे मैं अपने एनालिसिस करता था। बिल्कुल। और अगर जैसे काफी लोगों की सिली मिस्टेक्स होती हैं तो आपने अपनी सिली मिस्टेक्स पे मतलब कैसे कम किया? क्योंकि सिली मिस्टेक्स को कम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ना। तो हाँ, सिली मिस्टेक्स का कम करने के कुछ ऐसे एक्स वाई कुछ एक सर्टेन स्ट्रैटेजी नहीं है। पर जितना जो मैंने अपने सीनियर से पूछा था वो ये कहते थे जितने टेस्ट दे सकते उतने दो। और मैंने भी कुछ ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी लगाई थी, पर जितने मैं टेस्ट दी जा रहा था उतनी मेरी सिली मिस्टेक्स कम हो जा रही थी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये पैटर्न ऐसे है कि मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ये वाला हम्म अगर क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो उसको एंड में छोड़ दो, इजी वाला अटेम्प्ट करो। तो वो धीरे हम्म धीरे करके खुद ही वो सिली मिस्टेक्स कम हो गई। कुछ की कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो उतने देने चाहिए। हम्म उससे कम हो जाएगी धीरे धीरे सिली मिस्टेक्स। बिल्कुल। और जैसे आपने कोई टेस्ट दिया तो उस पे कुछ ऐसा होता है ना कि यार कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे मिस है, या फिर एक आध क्वेश्चन बना नहीं, या फिर नया कॉन्सेप्ट कुछ मिला, तो उसके लिए आप क्या करते थे फिर? अगर कोई मुझे नया कॉन्सेप्ट मिलता था या कोई पहले फर्स्टली मेरा गेट ओवरफ्लो करके वेबसाइट है, तो हम्म वो मेरा गो टू वेबसाइट थी जब भी मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता था। तो उसमें अगर मुझे पता चलता था कि कोई कॉन्सेप्ट या तो मुझे मिसिंग है या फिर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं अपने जो टीचर से पूछता था कि ये मुझे पॉइंट समझ नहीं आया, ये कुछ एक्स्ट्रा तो मुझे समझा दो। या फिर अगर कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज यूट्यूब से काफ़ी कुछ अवेलेबल है, मैं धीरे धीरे करके उनसे वो सीख लेता। जैसे हम्म पाइपलाइनिंग का एक टॉपिक था सीओ में, हाँ वो हाँ मुझे काफ़ी शो आ रहा था। उसको मैंने फिर गो क्लासेस की वीडियो देखी यूट्यूब पे। थोड़ा फिर मैंने बुक भी पढ़ी, सर से भी पूछा अपने, तो जाके फाइनली ऐसे धीरे धीरे करके वो समझ आ जाते हैं एंड तक। बिल्कुल। और जैसे दिसंबर का टाइम था तो इस टाइम आप क्या कर रहे थे? जैसे मतलब एग्जैक्ट अगर टाइम की बात करूँ मैं, 20 दिसंबर है, तो इस टाइम आप क्या कर रहे थे मतलब अपने पढ़ाई में? इस टाइम मैं रिवीजन कर रहा था एंड टेस्ट सीरीज दे रहा था। यही दो चीज़ें कर रहा था। मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं करा था इस टाइम, और क्योंकि मैंने सिलेबस अपना सितंबर के अराउंड ख़त्म कर दिया था। तो इस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन
PYQs थोड़े देख रहा था ऊपर ऊपर से, एंड फिर मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था। बिल्कुल। और जैसे मतलब जिसका सिलेबस नहीं हुआ है तो कुछ एक रिकमेंड करोगे कि यार वो कब तक अपना सिलेबस एटलीस्ट जितना हो सके उतना एंड करके फिर रिवीजन प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना? आई थिंक इस पॉइंट पे अगर आप आ चुके हो और आपका लाइक लेट्स से 20-30% सिलेबस बचा हुआ है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने 80% सिलेबस पे ज़्यादा फोकस रखो, कि उसको ज़्यादा ढंग से रिवाइज करो, हम्म rather देन हम्म फोकसिंग ऑन द 20%। और उस 20% में से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है PY की, उसको देख के कि इस टॉपिक से आ ही जाए क्वेश्चन हम्म रिसेंट ईयर्स हम्म में, तो वो सर्टन टॉपिक पढ़ जाओ इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द होल सब्जेक्ट। तो थोड़े अगर वो, क्योंकि अभी एंड में आके नया टॉपिक पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा, तो ज़्यादा रिवाइज करो एंड जो कॉमन टॉपिक्स है वो पढ़ जाओ। यही हम्म करना चाहिए अभी तो। बिल्कुल। और रिवीजन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? क्योंकि कई लोगों का ये बहुत क्वेश्चन आता है मतलब फ्रिक्वेंटली कि यार हमें ना जो अपना नोट्स में लिखा हुआ वो उठाने का मन नहीं करता है और रिवीजन करना बोरिंग लगता है। तो रिवीजन में आप क्या स्ट्रेटेजी रखते थे ताकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने, है ना? फ्रैंकली रिवीजन इंटरेस्टिंग होती नहीं थी मेरे लिए भी, वो अभी तक नहीं होती इंटरेस्टिंग। हम्म पर वो ये कि मुझे मेन था कि करना ही पड़ेगा ये। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि 21-22 डेज के अंदर मैं एक टॉपिक उठाता, एक सब्जेक्ट उठाता था जो मैंने पहले कर रखा है। पहले हम्म भी सब्जेक्ट दूसरा चल भी रहा होता था यूजुअली, मैं हम्म उसको ही रिवाइज करता था। हम्म एंड जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे वो यूजुअली 2 टेस्ट होते थे। तो एक टेस्ट में तब देता था जब मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करा फर्स्ट टाइम, और हम्म दूसरा मैं देता था जब मैंने रिवीजन कर लिया। तो उस तरह से मैं यही करता था कि 20-21 डेज में एक सब्जेक्ट उठाया, मैंने उसको रिवाइज करा, फिर उसका टेस्ट दिया। यही हम्म साइकिल में मैं करते रहता था, 20-21 डेज ये सब चीज़ मैं बार बार रिपीट में करते रहता था। हम्म। और जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते थे तो उसमें क्या अप्रोच रखते थे कि पेनिट्रेशन में पूरा पेपर या सेकंड में या फिर एप्टीट्यूड से स्टार्ट करना या टेक्निकल से स्टार्ट करना? उसमें क्या स्ट्रेटजी रहती थी आपकी जो फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं? तो फुल लेंथ टेस्ट के लिए मेरे एक सीनियर ने मुझे रिकमेंडेशन दी थी कि एक ऐसे 2 बकेट्स बना लो, एक 75 की और एक 25 की। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको आप 25 वाले बकेट में डालते रहो, और उस क्वेश्चन को मैंने तब तक नहीं वापस देखना जब तक मेरी 25 वाली मार्क्स की बकेट फुल ना हो जाए। बेसिकली ये इसलिए था क्योंकि मैं 75 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करूँ रादर देन फोकसिंग ऑन 25 मार्क्स, क्योंकि हम्म 75 मार्क्स पे बहुत अच्छी रैंक बन जाती थी। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी होती थी, मैं एप्टीट्यूड से शुरू करता था, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं उसको डालता 25 वाली बकेट में, और अगर एंड तक हम्म मेरी 25 वाली बकेट फुल नहीं हुई तो मैं कोई क्वेश्चन रिविजिट नहीं करूंगा उसमें से। मैं हम्म अपने पहले ही क्वेश्चन रिवाइज करूंगा कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। अगर मेरी हम्म 25 वाली बकेट फुल हो गई है तो मैं उनको रिविजिट करके ट्राई करता है करने की। तो हम्म यही मैंने स्ट्रैटेजी एंड वाले गेट एग्जाम में भी फॉलो करी थी। ओके। और ये वाला इटरेशन में करते रहते थे, आपकी 25 वाली बकेट फुल हो गई तो कैसे हम मेजर करते थे? मतलब मेजर कैसे करते थे तुम कि इसमें 25 तो मार्क्स? अगर जैसे कि 2 मार्क वाला क्वेश्चन है मुझे नहीं आता, तो मैंने उसको डाला 25 वाली भी थी तो वो 25 से 23 की होगी। अब 1 मार्क वाला मुझे नहीं आया, 23 से 22 की होगी। हम्म इसीलिए अभी मेरे पास इतना अभी गैप है कि मैं देख सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन में स्किप कर सकता हूँ, तब भी मेरे 75 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो ये था हम्म कि अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं 2 मार्क्स उससे कम कर दूंगा, 23 हो गए, 22 हो हम्म। गए, ऐसे ऐसे करके मैं उस बकेट में डालता था। तो कहीं पे मतलब तुम ऐसे लिखते थे कि इतने मार्क्स हो गए या फिर माइंड में जैसे रखते थे? माइंड में ही, अगर शुरू में अगर इशू आ रहा है तो आप लिख सकते हो, पर मैं तो माइंड में रखता था कि इतने क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि उसमें गेट वाले इंटरफेस में होता है कि ये ला आपने क्वेश्चन नहीं कर रखा, तो दिमाग में बस एक नंबर ही रखना होता था कि इतने नंबर अभी भी बचे हुए हैं कि मैं इतना छोड़ सकता हूँ अभी। पर हम्म बाकी वो दिखते ही थे कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करे तो वो बाद में कर सकते हो। बिल्कुल। और उसके बाद फिर एनालिसिस कैसे करते थे? मतलब लेट सपोज आपका एक टेस्ट हो गया है ना, तो फिर उसमें वही एनालिसिस वाला पार्ट तो करना ही पड़ता है ना, वो में इम्पोर्टेंट भी होता है हम्म। काफ़ी। तो उसमें क्या रहता था अभी दिसंबर की बात करूं अगर मैं तो? वही जैसे मैंने अभी 3 चीज़ें बताई थी कि मैं 3 चीज़ों में देखता था। एक तो फर्स्ट कि सिली मिस्टेक है, कि सिली मिस्टेक है तो लाइक वो एग्जाम देते हुए सिली मिस्टेक्स हो गई, उसके लिए आप कुछ बस एग्जाम में दे सकते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी आता है, आप हम्म क्वेश्चन भी हो जाता है, पर वो नहीं हो उससे। एक तो ये टाइप की मैं इसको डालता, ये वाला मेरा फर्स्ट एनालिसिस था कि या तो सिली मिस्टेक है या फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक है कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो उसको मैं गो थ्रू कर लेता नोट से कि मैं या तो भूल गया हूँ या फिर कुछ गैप्स है मेरी लर्निंग में, तो मैं उसको गो थ्रू करता था। हम्म थर्ड वाला था टाइम मैनेजमेंट की वजह से, कि तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया, ये मुझे आता था। तो हम्म फिर वही मैं नेक्स्ट एग्जाम में थोड़ा जल्दी जल्दी, जल्दी तो नहीं मतलब मोर एक्यूरेसी एंड जल्दी एफिशिएंटली मैं करने की ट्राई करता था कि जल्दी हम्म क्वेश्चन हो पाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एंड मोर एक्यूरेसी के साथ मैं क्वेश्चन कर पाऊँ।
तो ये तीन पैरामीटर्स पे मैं अपने टेस्ट की एनालिसिस करता था कि कौन से क्वेश्चन किस बकेट या किस डोमेन में जा रहे हैं। बिल्कुल। और जब आपने मतलब फाइनल एग्जाम दिया तो उस टाइम क्या मतलब माइंड में चल रहा था, जैसे आप एग्जाम सेंटर पहुंचे तो क्या कोई प्रेशर था, मतलब नर्वसनेस? हाँ, तो एक्चुअली प्रेशर तो नहीं कहूँगा, थोड़ी नर्वसनेस तो थी कि मैंने अपने मेरा ये था कि मुझे करना ही था, तो मेरी प्लेसमेंट लग गई थी फाइनल ईयर में, पर मैं उसको लाइक थोड़ा साइड रख के मुझे लगा कि करने था। तो ऐसे प्रेशर उसकी वजह से कम था मेरे पे, क्योंकि अगर नहीं हम्म होता तो मैं जॉब थी मेरे पास। तो पर नर्वसनेस तो होती है कि एक साल तक मैंने पूरी प्रिपरेशन करी, एक साल तक मैंने ये सेम ही चीज़ करी है, तो मुझे ढंग से परफॉर्म करना था। पर हम्म फाइनल एग्जाम में भी मेरी ये सिली मिस्टेक्स ये फिर से, क्योंकि मैंने बोला कि होती है सिली मिस्टेक, तभी हुई कि हम्म सारे हम्म मुश्किल क्वेश्चन मैंने कर लिए, जो मुश्किल लाइक दिए थे कि हम्म ये मुश्किल होते हैं। इवन मुझे याद है आते हुए कि बहुत सारी क्लासेस लाइक बहुत सारी कोचिंग वालों ने भी उसका गलत सोल्यूशन निकाला था, हम्म पर मेरा वो वाला क्वेश्चन सही हो गया था एंड में आके, वो मैंने मुश्किल वाले सारे ठीक कर लिए। पर जो ये इजी वाला 2 मार्क के क्वेश्चन थे वो मैंने, क्योंकि एंड में थे, वो हम्म जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने एंड में वो इजी वाले गलत कर दिए। तो हम्म वही था कि थोड़ा मुझे थोड़ा कंपोज रहना चाहिए था उसमें। तो बाकी जो भी अभी आगे गेट देगी आई थिंक उनको यही सजेशन है कि थोड़ा एग्जाम दे के कंपोज रहो, जैसे अपने स्ट्रैटेजी बनाई उस चीज़ को फॉलो करने की ट्राई करो। हाँ हाँ बिल्कुल। और आपकी अप्रोक्सीमेट कितना सिली मिस्टेक्स हुआ था, काउंट किया था फिर आपने बाद में? आई थिंक मेरे सीधा सीधा तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे सिली मिस्टेक में हो गए थे कि बहुत इजी क्वेश्चन थे, वो आप हम्म दिमाग में ही कर सकते थे, पर वही टाइम के चक्कर में मैंने गलती कर दी। वो मेरे 69 मार्क्स आए थे, तो तीन लाइक 6 मार्क्स से तो मेरे ऐसी वो सिली मिस्टेक्स में हो गए थे गलती। नहीं तो रैंक कुछ अलग ही होता फिर, है ना? हाँ, फिर अंडर 150 अंडर 100 भी आ सकती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर मतलब गेट के एग्जाम के बाद ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स की वगैरह आई जाती है, तो मार्क्स वगैरह हम लोग देख ही लेते। तो उस टाइम फिर तुमने रैंक प्रेडिक्टर पे देखा होगा, तो मतलब क्या मतलब ऐसे क्या आया मन में कि यार कितना आना चाहिए, आया फिर? तो रैंक प्रेडिक्टर मुझे अभी याद है कि शायद आप ही रैंक प्रेडिक्टर बना रहे थे उस टाइम जब गो क्लासेस वाला आ रहा था। हाँ, हम लोग तो आंसर की बना रहे थे मिलके सब लोग। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे वो था कि मुझे अभी तक वो टाइम याद है कि उस टाइम वो कहते कि रात को इतने बजे आएगा, तो मैं पूरी रात जगा हुआ था उसको कि आंसर के हाँ, देखने के लिए। वो रात को डिले हो रहा था कि अभी तीन वो चार बजे डिले तक हो नहीं गया उठा था, हुआ है। हाँ मैं भी रात में जागा था। हाँ हाँ हाँ। तो सिर्फ आई थिंक जो एक्यूरेट वाली सिर्फ एंड में गो क्लासेस नहीं निकाली थी, तो उसके बाद देख के उनके प्रिडिक्टर में भी मेरी लाइक 260 के अराउंड रैंक आ रही थी, तो एंड में मेरी 288 आ गई। तो मुझे पता था हम्म कि इसमें मेरा आईआईटी तो लाइक टॉप 7 तो आराम से मिल जाएगा। पर वही था कि शायद कानपुर नहीं मिल पाएगा, तो वही कानपुर मेरा 30 40 रैंक से रह गया, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हम्म वही थी। बस पर कोई नहीं आता, गुवाहाटी आके भी एंड में ठीक ही हाँ हो गया, ज़्यादा कुछ इशू नहीं हुआ इतना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मतलब फिर पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन था, क्योंकि ऑब्वियसली घर वालों का तो रहता है ना कि यार हमारा लड़का अच्छा कर रहा है ना, रैंक आ गई है। हाँ, वो सभी काफी खुश थे, मेरे फ्रेंड्स फैमिली सब खुश थे। उनको जब मैंने बताया कि उनको ये, क्योंकि पता चल गया था कि आईआईटी जानी है, तो मैंने भी काफी टाइम से उन्होंने भी काफी टाइम से सोचा था। तो हम्म। सब काफी खुश थे, फिर फैमिली फ्रेंड्स सब हम बाहर भूर घूमने गए थे, काफी मजे कर रहे थे उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आईआईटी गुवाहाटी मिलने से पहले मतलब आपने और कॉलेज वगैरह में अप्लाई किया था या फिर इसी में? मैंने टॉप 7 करा था, और मैंने करा था आईटी हैदराबाद, बस मैंने इन्हीं 8 कॉलेजेस में करा था अप्लाई। तो मुझे हम्म खड़गपुर, गुवाहाटी एंड सारे लाइक मद्रास, सॉरी नॉट मद्रास, हैदराबाद, रुड़की, ये सब मुझे आ गए थे। तो मैंने एमएस वगैरह कहीं पे अप्लाई नहीं करा था, मैंने सिर्फ एमटेक 2 इयर्स वाले में करा था। तो खड़गपुर गुवाहाटी में से मैंने गुवाहाटी चूज़ करा था, क्योंकि वो फर्स्ट फेज में अपनी टर्नशिप अलाउ करते हैं। तो हम्म। वही रीज़न था कि मैंने गुवाहाटी प्रेफर करा था ओवर खड़गपुर। बिल्कुल, आई थिंक आपका मैसेज भी आया था मेरे को तो उस टाइम की क्या लेना चाहिए समथिंग, है ना? हाँ तो हाँ 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 हाँ। बिल्कुल। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि गुवाहाटी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, एकदम डे वन से लेके अभी तक जितना भी टाइम स्पेंड किया है आपने। हम्म। तो आईआईटी गुवाहाटी लाइक सबसे ब्यूटीफुल कैंपस आईआईटी गुवाहाटी के सारे आईआईटीज में से। हम्म काफ़ी अच्छी सीनिक जगह है, काफ़ी लेक्स है वहाँ पे, हम्म एंड हॉस्टल्स में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए मेरे, तो हॉस्टल लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि हम्म फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर रह रहा था, तो मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। हम्म एंड फर्स्ट सेमेस्टर तो अभी इसमें पूरा हुआ है, तो टीचर्स भी काफ़ी टीचर्स हैं, सारे तो नहीं, क्योंकि वो हर जगह वेरिएशन होती है, तो काफ़ी अच्छे टीचर्स भी है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे आईआईटी में मैं एक्सपेक्ट करता था। एंड काफ़ी हम्म हेल्पफुल टीचर्स भी है।
तो मेरा हम्म। फर्स्टली अच्छा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी कि टीयर 1 कॉलेज में पढ़ने का। मैं कोई लाइक इश्यूज या प्रॉब्लम नहीं आई मुझे फर्स्ट हाँ सेमेस्टर में हाँ। अपने। तो जब आपने अपना बीटेक से एमटेक में जो ट्रांजिशन किया है, तो जर्नी तो ऑब्वियसली है ना बहुत अच्छी अमेजिंग रही है, बट क्या डिफरेंस फील हुआ, मतलब आईआईटी जाके स्टडी रिलेटेड पूरा क्या मजा, मतलब क्या लगा अंदर से? बीटेक में देख पढ़ना पड़ता था, पर इतना नहीं कुछ पढ़ना पड़ता था कि बहुत ही मुश्किल मुश्किल होता था। पर वहाँ पे आईआईटीज में काफ़ी रिगरस करिकुलम होता है। हम्म क्योंकि ये लाइक मुझे पता था कि रिग्रेस होता ही है, क्योंकि लाइक उनको अपने भी स्टैंडर्ड्स रखने होते हैं। तो फर्स्टली हमको फर्स्ट यही टीचर ने बता दिया था कि हम आईआईटी हम्म में अपने स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको मेंटेन करेंगे तो पेपर ऐसे ही आएगा। तो लाइक पहले मेरा एक्सपीरियंस ये होता था कि लाइक 100 में से 90 मार्क्स अच्छे होते थे, पर यहाँ पे मैंने देखा आके कि 25 में से 3-4 नंबर आके भी बहुत अच्छे ग्रेड्स है वो सब आते थे। तो ये काफ़ी लाइक हाँ। मेरे पास स्विच हुआ था कि मैंने फर्स्ट ईयर में से देखा था कि 3-4 नंबर भी तो आप क्लास में टॉप कर रहे हो। वो तो ये डिफरेंस ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि अब यहाँ पे पेपर भी इसी अच्छे लेवल के बनते हैं एंड टीचर्स भी अपना पूरा एफर्ट डालते हैं। तो ये काफ़ी बिल्कुल। अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। और इंटर्नशिप में कब कंपनी आती हैं? तो जब हमने कैंपस शुरू मैं अपने जब कैंपस में गया था तब तक काफ़ी कंपनीज आ भी चुकी थी, लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट आ चुकी थी। ओ। तो लाइक फेज 1 ही चल रहा था उसका, स्लॉट 1 कहते हैं बेसिकली उसको आईआईटी में। तो हम्म वही चल रहा था। तो लाइक 5-6 कंपनीज आ चुकी थी, तो बाउंसिंग चलती रहती जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो कंपनीज उस टाइम आ ही रही थी। तो हम्म अभी जाके थोड़ी स्लो डाउन हुई है, क्योंकि अब स्लॉट 1 खत्म हो गया। तो अब स्लॉट 2 नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा। तो जैसे हम जाएंगे तब तक कंपनीज आने आ चुकी होती है ऑलरेडी। हम्म। तो इंटर्नशिप करना सबको मतलब कंपलसरी होता है, या फिर अपना मन से मतलब जिसको इंटर्नशिप करना वो कर सकता है? नहीं कंपलसरी तो नहीं होता इंटर्नशिप करना, पर जिनको लाइक प्लेसमेंट के लिए जाना होता है तो उनके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर आप हाँ। इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करो तो आपको ये- पीपीओ मिल जाता है। हम्म। तो 1 साल आपका बेसिकली फिर फ्री हो जाता है, आप कुछ नहीं करना होता, क्योंकि आपको फिर प्लेसमेंट की टेंशन प्रिपरेशन नहीं रहती। एंड हाँ वो काफ़ी ग्रूसम भी होता है, वो काफ़ी बहुत उसमें लाइक लक बेस भी होता है काफ़ी। बहुत हार्ड वो भी होता है कि सब प्रिपरेशन करके भी नहीं निकलता। तो इससे अच्छा है कि अगर इंटर्नशिप लग गई तो बेटर होता है। कुछ ऐसे पर वो नहीं है कि नहीं लगी या फिर लगानी ही चाहिए, ऐसा कुछ हम्म। नहीं होता पर। बिल्कुल। बट वो है कि हाँ, इंटर्नशिप लग गई और आप अच्छा उसमें कर रहे हो, तो प्री प्लेसमेंट ऑफर जो रहेगा वो मिलने का चांस काफ़ी है, और एक थोड़ा टेंशन कम हो जाती है, मतलब एक हाँ मतलब हाँ। आदमी और फोकस के साथ और एंजॉय कर सकता है समथिंग। हाँ हाँ, फिर आप कैंपस अपना 1 साल फिर आपकी छुट्टी ही है, कुछ इशू नहीं होगा फिर। एक हाँ। फिर पीपीओ लग गया है। थीसिस का वह रहेगा काम है ना, और बस कुछ नहीं रहेगा ज़्यादा। हाँ हाँ, थीसिस का ही। तो मतलब जो इंटर्नशिप में कंपनी आती हैं, तो उसमें मतलब ऐसे कुछ राउंड्स वगैरह होते हैं, कितना राउंड्स में हुआ था आपका? तो ये भी फर्स्टली मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं अपने नॉर्मल यहाँ पे बीटेक के लिए कॉलेज से आया था तो जो वहाँ पे हायर करते थे मैंने उनके लिए 4-5-6 राउंड होते थे, क्योंकि वो लाइक गेज नहीं कर पाते थे एक बंदे की क्या वो केपेबल है, उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे आईआईटी में हम आए हैं तो सीधा सिर्फ 1 या 2 राउंड होके वो काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेज काफ़ी अच्छी सैलरीज ऑफर कर देते हैं। कि ऑलरेडी हम्म उनको पता है कि अगर हम आईआईटी में आ चुके हैं तो हमने एक वो हम सब केपेबल है यहाँ पे आके। बस अपनी कंपनी के लिए केपेबल हो नहीं है उनको वही देखना होता है, तो वो 1-2 राउंड में करके अपना आगे खत्म कर देते हैं। यूजुअली यही होता है यहाँ पे, 1-2 राउंड ही होते हैं। हम्म। तो एक वैसे फर्स्ट कोडिंग राउंड होगा, फिर इंटरव्यू, ऐसा समथिंग लाइक। हम्म। हम्म हाँ मेरा सिर्फ एक फर्स्ट पहले ऑनलाइन असेसमेंट हुआ है, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ, बस मेरा यही हुआ था। हम्म। तो जिन ये वाला वीडियो ऑब्वियसली गेट के बाद भी लोग देखेंगे, तो गेट के बाद आपने क्या किया था? कोडिंग वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए बेसिकली? तो गेट के बाद मैंने 1 महीने तो मैंने प्रॉपर अपना रेस्ट करा था, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पर हाँ। एक चीज़ जो मैं सबको लाइक मैं अपने जो भी जूनियर्स हैं जो भी जो अभी आगे एमटेक ज्वाइन करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आईआईटी आके ये अगर आपका प्लेसमेंट कंसर्न है तो आईआईटी आके ये नहीं होगा कि आपकी जॉब लग जाएगी, आपको कोडिंग करनी ही पड़ेगी। आपको बीटेक में हम्म नहीं करी इसका ये मतलब नहीं कि आप उधर एमटेक में आके नहीं करोगे तो आपकी जॉब तब भी लग जाएगी। कोडिंग हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट आप कुछ अपना ढंग लाइक प्रॉपर एक बेस बनाकर आना एमटेक में कि ना काफ़ी अच्छी स्मूथ सेलिंग हो जाएगी उसकी। तो हम्म जितना भी आप 1-2 महीने रेस्ट लेके 1-2 महीने अपने डिवोट करके आप डीएसए भी थोड़ा फोकस करना चाहिए उसमें एमटेक आने से पहले। बिल्कुल। एटलीस्ट सम मीडियम लेवल तक की प्रॉब्लम्स करके जाएं, तो मतलब थोड़ा सा सही रहेगा, प्रैक्टिस बनी रहेगी, है ना? तो वो जो हाँ ऑनलाइन हाँ हाँ। कोडिंग राउंड होता है उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, है ना? हाँ हाँ।
तो आपने मतलब रेस्ट लेके फिर स्टार्ट किया था कोडिंग वगैरह समथिंग? मैं कोडिंग बीटेक में भी करता था मैंने, पर अपनी गेट प्रिपरेशन के टाइम छोड़ दी थी कोडिंग। पर हम्म। मैंने पिकअप करी थी वापस। पर वही होता है कि अगर कोडिंग एक बार छोड़ दो फिर आपको पिकअप करने में, आप हाँ बिगनर से ही करते हो आप। तो बिल्कुल आप छोड़ बिल्कुल। के भी बिल्कुल। तो मैंने वो पिकअप करा था, तो क्योंकि इसका ये एक मुझे बेनिफिट मिला कि जो इंटर्नशिप्स के लिए जो कंपनी आती है उनके कोडिंग राउंड ज़्यादा इजी होते हैं एज हम्म कम्पेयर टू प्लेसमेंट वाले। तो अगर आप इसमें मीडियम लेवल के क्वेश्चन क्वेश्चन करके भी आप उनके कोडिंग राउंड निकाल सकते हो, पर अगर आप प्लेसमेंट में जाते हो तो ज़्यादा टफर क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो हम्म जितनी भी आप कोडिंग कर सकते हो वो भी कर लो, फिर अगर इंटर्नशिप लगे तो बेनिफिशियल ही होगी वो। बिल्कुल। और प्लेटफॉर्म बता सकते हो आपकी कौन सा आप यूज करते थे? वैसे काफी प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, लीड कोड आई थिंक बेस्ट अगर आप डीएसए करने हैं। अगर आपको डीएसए हाँ। आपने थोड़ा डिसेंट लेवल का रखा है तो आप कोड फोर्सेस से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कि हम्म उसमें थोड़े डिफरेंट डीएसए टाइप के नहीं, उसमें लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हम्म ये दो प्लेटफॉर्म ज़्यादा, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे करने की जरूरत नहीं है, ये दो प्लेटफॉर्म मोर देन इनफ होते हैं। बिल्कुल। और वहाँ का फूड वगैरह क्या है? जैसे अपन नॉर्थ से स्टूडेंट्स जाते हैं या साउथ से स्टूडेंट्स जाते हैं, तो हम्म। फूड वगैरह हाँ, फूड देख मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर डिसेंट है। मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, डिसेंट फूड है। क्योंकि हम्म सुबह आई थिंक 7 दिनों में से सुबह ब्रेकफास्ट में 3 4 दिन तो साउथ इंडियन मिलता है। दो हम्म दिन आपको स्पेशल डिनर होते हैं जिसमें लाइक पनीर एंड जो भी नॉन वेज जो आपको मिलता है। हम्म तो डिसेंट फूड है। एंड में जाते जाते थोड़ा मेस का वो फिर आदत हो जाती है तो अच्छा नहीं लगने लगता, पर बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। और डिसेंट है फूड, बुरा नहीं है। कुछ मतलब वहाँ का ट्रेडिशनल फूड्स वगैरह भी मिलता है कभी? हाँ, ट्रेडिशनल फूड हॉस्टल में तो नहीं मिलता है यहाँ पे, हाँ। क्योंकि कुछ उनका हमको नहीं, ऐसे ट्रेडिशनल फूड हॉस्टल में तो कभी सर्व नहीं हुआ है। बट हाँ, बाहर तो आप ऑब्वियसली खा ही सकते हैं ना। बाहर तो हाँ, बाहर मिल हम्म। जाता है। और हॉस्टल में मतलब सिंगल शेयरिंग रूम रहता है या फिर डुअल? नहीं, फर्स्ट ईयर में हमारा डबल शेयरिंग है, फिर सेकंड ईयर में हमको सिंगल रूम मिल जाता है वहाँ पे। और प्रोफेसर्स वगैरह कैसे ओवरऑल? वो प्रोफेसर की भी स्पेक्ट्रम है कि काफ़ी बहुत अच्छे प्रोफेसर भी है और बहुत लाइक नॉर्मल टाइप के प्रोफेसर भी है। तो हम्म। पूरे हर टाइप के हर सेमेस्टर में पूरी वेरिएशन मिलेगी प्रोफेसर की, कोई हाँ हर जगह सेम ही सिस्टम होता है वो। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सेम ही रहता है ना। हम्म। बिल्कुल। तो मतलब आपने क्या डिफरेंस फील किया यार, कि प्लेसमेंट्स आपकी ऑब्वियसली फाइनल ईयर में लग गई थी, बट आपने गेट चुना है ना, तो कुछ मतलब डिफरेंस तो ऑब्वियसली फील हुआ होगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिफरेंस फील हुआ आपको? और मेरा लाइक शुरू से था कि हमेशा एक अच्छा कॉलेज हमेशा आपको हेल्प करेगा कि आपके जब रेज्यूमे में आप कहीं पे भी जाओगे, अच्छा कॉलेज जब आपके वहाँ पे होगा आपके रेज्यूमे में तो आपको हेल्प करेगा करेगा। और वो भी मैं हम्म देख भी रहा हूँ कि यहाँ पे आके आपको कितने एडेड बेनिफिट्स है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट। जो हम्म वहाँ पे हमको पूरा 2 3 4 साल लग के सब जो मेहनत करके अपने प्लेसमेंट में ट्राई करते थे, वहाँ पे 1 2 महीने में सबकी लग गई प्लेसमेंट। जो हम्म लाइक कितने उनकी कोडिंग स्ट्रांग भी नहीं थी उनकी तब भी लग गई। वहाँ पे बाकी कॉलेजेस में हमको 3 3 4 6 साल तक लोग मेहनत करते होंगे तब भी एंड में जाके प्लेसमेंट नहीं लगती, तो ये डिफरेंस पता चलता है यहाँ पे आके। बिल्कुल। एंड प्रोफेसर्स भी, पीयर ग्रुप भी आपका अच्छा है, तो काफ़ी डिफरेंस इसमें आते हैं इन चीज़ों से भी। बिल्कुल। और तो मतलब थोड़ा सा एक लास्ट मिनट एडवाइस लोगों को कुछ दे दो, ताकि लोग, कई लोग ना सोचते हैं यार अभी कि होगा कि नहीं होगा, है ना। थोड़ा ही वन मतलब 1 मंथ एंड 10 डेज समथिंग बचे हुए हैं, क्योंकि 1 फरवरी को ही इस बार गेट सीएससी। तो कुछ एक टिप्स दे दो, एक मोटिवेशनल कुछ सजेस्ट कर दो लोगों को जो अभी गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम जोश से भर जाएं वो और रुके ना, है ना। मेरा वही कंसर्न है कि यार रुकना नहीं है, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो क्यों रुकना है ना। हम्म। अब मुझे भी ये लगता है कि अगर जिन लोगों, क्योंकि मैं भी पिछले साल में भी इसी चीज़ में था, जिन लोगों को अभी डर लगा होगा कि शायद हम नहीं हो पाएगा या हम क्या केपेबल नहीं है, वो वही लोग होते हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर चुके हैं। उनकी अच्छी प्रिपरेशन है कि अगर हम्म। किसी ने नई प्रिपरेशन करी उनको तो क्या ही डर लगेगा, उनको पता ही होता है। तो जिनने जिनने हाँ। अभी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है उनको थोड़ा अभी डर लग रहा होगा कि क्या हम एंड में नहीं कर पाएंगे, तो वही है, अगर सही पाथ पे सारे उनको बस अपनी जो स्ट्रैटेजी आप अभी तक करते जा रहे हो फॉलो वही करो। एंड एंड में मोरलेस मैंने अभी हमेशा देखा कि सब चीज़ें ठीक हो ही जाती है। तो बस हम्म। अपना करते रहो, लगे रहो एंड हो ही जाएगा एंड में। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच पुलकित, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, और आपने अपनी जर्नी ओवरऑल आईआईटी गुवाहाटी का डिटेल्ड में एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने बता दिया है। हम्म। सो या थैंक यू सो मच पुलकित। हाँ।
थैंक यू सर।